हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के दो भाग हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। आज इसका तीसरा भाग है। चूंकि यह टॉपिक है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको हमने अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ने का रखा था। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आज के हमारे जो टॉपिक है उसमें मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासनिक तंत्र हैं उसके बारे में, सैन्य तंत्र है उसके बारे में, और जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य जो था उसमें हमें पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर साम्राज्य देखने को मिलता है। उससे पहले जो साम्राज्य हुआ करते थे वो छोटे छोटे हुआ करते थे, जैसा कि महाजनपद काल में हमने देखा है, और उसके बाद में भी साम्राज्यों का विस्तार हुआ जैसे कि मगध। लेकिन इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा साम्राज्य हमें मौर्य काल में ही पहली बार देखने को मिलता है। अब इतना बड़ा साम्राज्य होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको शासित करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तंत्र की जरूरत होगी। बहुत सारे कर्मचारी, मंत्री और अधिकारियों की जरूरत है वो रहेगी। तो मौर्य प्रशासन की बात हम करें तो जितना विस्तृत प्रशासन और जितनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी मात्रा में हमें मौर्य प्रशासन में अधिकारी और मंत्री देखने को मिलते हैं, इतनी बड़ी संख्या में हमें भारत के किसी भी साम्राज्य में, प्राचीन भारत के इतिहास को हम पढ़े तो किसी भी साम्राज्य में इतनी बड़ी संख्या में हमें मंत्री और कर्मचारी या जो अध्यक्ष वगैरह है वो देखने को नहीं मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासन है उसके बारे में हमें काफी कुछ जो जानकारी है वो आचार्य चाणक्य के लिखे हुए ग्रंथ अर्थशास्त्र से प्राप्त होती हैं। अर्थशास्त्र में उन्होंने मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत वर्णन किया है, किस मंत्री और अध्यक्ष का क्या काम था, उसके दायित्व और कर्तव्यों की विवेचना भी उन्होंने उस ग्रंथ में की है। आचार्य चाणक्य ने राज्य की सप्तांग थ्योरी दी थी, अर्थात इसमें उन्होंने कहा है कि राज्य है वो 7 अंगों से मिलकर बनता है या समृद्ध होता है या स्थायी रह पाता है। वो जो 7 अंग हैं वो उन्होंने जो बताए थे वो बताया था, एक राजा, दूसरा उसके मंत्री, तीसरा उसका कोष, चौथा दुर्ग, पांचवा सेना, छठा जनपद और 7वां है वो मित्र हैं। ये 7 अंग हैं वो कौटिल्य ने राज्य के स्थायित्व के लिए बताए हैं, और इसी को सप्तांग सिद्धांत, राज्य का सप्तांग सिद्धांत या सप्तांग थ्योरी है वो कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान जो विषय है उसमें भी इसको पढ़ाया जाता है। सप्तांग सिद्धांत है जो चाणक्य के, वो प्रसिद्ध है और इसको हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब जो केंद्रीय प्रशासन था, वैसे जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। हमने जैसा कि पहले भी पढ़ा है 5 प्रांतों में बटा हुआ था। एक था उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, एक था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी हुआ करती थी, एक था कलिंग जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी जो उड़ीसा वाला भाग है, एक था अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, और एक मध्य देश था या केंद्रीय जो हिस्सा था उसकी राजधानी है वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। अब जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें हमें बड़ी संख्या में मंत्रियों और अध्यक्षों की सूची है वो मिलती हैं। बड़े स्तर के जो अधिकारी हुआ करते थे उनको तीर्थ कहा जाता था, और उनसे नीचे स्तर के जो अधिकारी होते थे उनको अध्यक्ष कहा जाता था।
तो हमें बड़ी संख्या में है वो तीर्थ और अध्यक्षों की जो सूची है वो मिलती है। इसमें हम कुछ जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम पहले तीर्थ की बात करते हैं, तो जो तीर्थ हैं वो एक तरीके के मंत्री हुआ करते थे, बड़े अधिकारी या बड़े जिनके पास में दायित्व हुआ करते थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। जैसे कि पुरोहित हैं, मंत्री हैं, इनको महामात्य भी कहा जाता था। फिर एक था समाहर्ता, जो वित्त अधिकारी होता था, जिसका कार्य होता था राजस्व संग्रहण। एक था सन्निधाता, दूसरा था सन्निधाता, जिसका जो कार्य होता था वो होता था राजकीय कोष को सुरक्षित रखना। ये एक तरीके से कोषाध्यक्ष होता था। जबकि समाहर्ता था वो वित्त अधिकारी होता था। समाहर्ता का काम था वो राजस्व की उगाही संबंधित उसका काम होता था, और सन्निधाता का काम था वो कोष को सुरक्षित रखना। ये जो है वो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर IAS तक में पूछा जा चुका है। कभी समाहर्ता के बारे में पूछा जा चुका है, कभी सन्निधाता के बारे में पूछा जा चुका है। इनके नाम भी एक तरीके से थोड़े मिलते जुलते हैं, और इनके जो काम हैं वो भी दोनों के वित्त संबंधी हैं। इसलिए यहां कंफ्यूजन है वो छात्रों में ज्यादा होता है, तो इसकी तरफ आप ध्यान देना। समाहर्ता राजस्व अधिकारी या वित्त मंत्री था, जबकि सन्निधाता था वो कोष का अध्यक्ष था, कोष का मंत्री था। फिर एक है प्रदेष्टा, जिसका कार्य होता था न्याय देना। ये फौजदारी न्यायाधीश एक तरीके से होता था, फौजदारी न्यायाधीश कमिश्नर की तरह होता था। फिर इसमें युवराज भी होता था, जो कि भावी राजा बनने वाला होता था, या राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता था, जिसको युवराज घोषित किया हुआ होता था। वो भी तीर्थ में शामिल होता था। एक था नायक, जो कि नगरों का न्यायाधीश हुआ करता था, या नगरों का रक्षा का जो भार है वो नायक पर हुआ करता था। फिर दंडपाल है, यह पुलिस अधिकारी हुआ करता था, दंडपाल पुलिस अधिकारी हुआ करता था। व्यावहारिक है, वो नगर का न्यायाधीश हुआ करता था। दुर्गपाल है, वो जो दुर्ग है उनकी देखरेख करने वाले लोगों का या अधिकारियों का अध्यक्ष हुआ करता था, वो दुर्गपाल हुआ करता था। अंतपाल है, वो सीमावर्ती जो दुर्ग है उनका निरीक्षण करता था और उनकी देखभाल है वो करता था, अंतपाल। आठविक जो होता था वो वनों का प्रधान या अधिकारी होता था, वन मंत्री होता था। दोबारिक जो होता था वो राजमहलों का प्रधान होता था। अंतर्वशिक जो होता था, अंतर्वशिक वो अंतःपुर, जो राजाओं का, जहां पर राजा जो होते थे उनके जो संबंधित स्त्रियां थी, उनकी माता हैं, बहनें हैं, उनकी पत्नियां हैं, पुत्रियां हैं, वो जिस हिस्से में रहती थी उसे अंतःपुर कहा जाता था या हरम कहा जाता था। तो उसका जो प्रधान होता था वो बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति होता था, उसे आंतरवशिक कहा जाता था। और जो मंत्री इतने थे उन सभी मिलकर एक मंत्री परिषद कही जाती थी, और उनका जो अध्यक्ष होता था उसे मंत्री परिषदाध्यक्ष कहा जाता था। तो यह हमने जो महत्वपूर्ण जो तीर्थ थे, तीर्थ अर्थात जो महामंत्री या महामात्य जिनको कहा जाता था, मंत्री स्तर के जो अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। तो हमने तीर्थों के बारे में है वो पढ़ा, जो कि मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन के सबसे शीर्ष पर होते थे। उसके बाद में उनके नीचे जो अधिकारी आते थे उनको अध्यक्ष कहा जाता था, उनको अध्यक्ष कहा जाता था। तो इसमें लक्षणाध्यक्ष जो होता था वो
सिक्के जारी करता था। यह टकसाल का अधिकारी होता था या टकसाल का प्रधान होता था, इसके जिम्मे सिक्के जारी करना होता था। पोतवाध्यक्ष होता था, उसका काम होता था माप तोल की देखरेख करना या माप तोल संबंधित जो भी है काम है वो पोतवाध्यक्ष का होता था। मुद्राध्यक्ष जो होता था उसका काम होता था पासपोर्ट जारी करना। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की ये एक विशेषता रही है कि उस काल में भी पासपोर्ट मिलते थे। जैसे कि कोई विदेशी नागरिक अगर मौर्य साम्राज्य में आया है तो उसका पासपोर्ट लगेगा, उसकी सूचना है वो प्रशासन को होगी, उसकी देखरेख का जो जिम्मा है वो उस नगर प्रशासन को लेना होता था जिस नगर में वो विदेशी यात्री है वो जाता था। तो नगर प्रशासन जो होगा उसमें इसको हम देखेंगे इस टॉपिक को। तो यह जो मुद्रा अध्यक्ष होता था उसका काम था पासपोर्ट जारी करना। यहां बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है लक्षणाध्यक्ष में और मुद्राध्यक्ष में। मुद्रा से तात्पर्य सिक्का भी होता है, तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी और विद्यार्थी हैं वो मुद्राध्यक्ष से समझ जाते हैं कि यह सिक्के जारी करता था, जबकि मुद्राध्यक्ष है वो पासपोर्ट जारी करता था और सिक्के जो जारी करता था या टकसाल का जो अध्यक्ष होता था वो लक्षणाध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष जो होता था वो रुई और कपड़े बुनने वगैरह काम में जो लगे हुए लोग थे उनका अध्यक्ष होता था सूत्राध्यक्ष। एक होता था गणिकाध्यक्ष। जो गणिकाध्यक्ष होता था उसका काम होता था गणिकाओं का संरक्षण करना और उनका ध्यान रखना, क्योंकि गणिकाएं जो होती थी यह एक तरीके से कला को प्रश्रय देने वाली औरतें होती थी जो कि नृत्य कला संगीत कला जो है उसमें भागीदार होती थी, सार्वजनिक उत्सवों में हिस्सा लेती थी और वेश्यावृत्ति का भी इनका काम होता था। ये गणिकाध्यक्ष जो होता था वो उनका ध्यान रखता था। नवाध्यक्ष जो होता था वो जो जल सेना होती थी या नौसेना होती थी उसका अध्यक्ष होता था, उसका अध्यक्ष होता था। लवणाध्यक्ष जो है, लवणाध्यक्ष है वो नमक अधिकारी होता था। नमक अधिकारी से मतलब है कि जो नमक बनाने का काम है वो इस अधिकारी के अंतर्गत होता था। संस्थाध्यक्ष होता था वो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था, वो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था जो संस्थाध्यक्ष होता था। इसका काम होता था कि जो व्यापारिक मार्ग हैं वो सुगम बने और चोर लुटेरे डाकुओं से मुक्त रहें। एक होता था शीताध्यक्ष। इसका काम होता था कृषि संबंधित काम इसके होते थे, ये कृषि विभाग का प्रधान होता था शीताध्यक्ष। फिर है पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष का काम होता था व्यापार वाणिज्य संबंधित, यह व्यापार वाणिज्य का प्रधान होता था। आंकड़ाध्यक्ष जो होता था यह चारागाहों का, यह खानों का प्रधान होता था। जो भी खाने होती थी, खनिज जिनसे निकलते थे, उनका जो प्रधान होता था वो आंकड़ाध्यक्ष होता था। चारागाहों का जो अध्यक्ष होता था उसे विविधताध्यक्ष कहा जाता था, उसे विविधताध्यक्ष कहा जाता था, जो कि चारागाहों का अध्यक्ष होता था। शुल्काध्यक्ष जो होता था वो राजकीय जो वसूली और जुर्माना वगैरह होता था उसका जो अध्यक्ष या प्रधान होता था वो शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। और शूनाध्यक्ष है वो बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। अब आप देखिए कि मौर्य प्रशासन में शायद ही कोई ऐसा विषय है जो प्रशासनिक तंत्र से बाहर रखा गया हो। उसमें
खाने, बूचड़ खाने, व्यापारिक मार्ग, वाणिज्य वगैरह सब कुछ आ गया है। माप तोल, पासपोर्ट, मुद्रा, कपड़े, सब कुछ आ गया है, कोई बाकी ही नहीं रहा है। इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ हमें मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। और इसकी जो जानकारी है वो हमें आचार्य कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से होती है। फिर आगे का टॉपिक है प्रशासन। जो मौर्य प्रशासन है वो क्रमगत उसका जो स्थिति है वो कैसी थी, तो उसके प्रशासन के शीर्ष पर होता था साम्राज्य, जो कि एक बड़ा हिस्सा होता था, जो कि पूरा साम्राज्य कहा जाता था। अब साम्राज्य है वो बटा हुआ होता था प्रांत में, अलग अलग प्रांत। जैसे मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त 4 प्रांत थे और अशोक के वक्त 5 प्रांत थे। तो साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। जो प्रांत थे वो आहार या विषय में बटे हुए थे। यह एक तरीके से जिल्लेनुमा जो है राजनीतिक इकाई हुआ करती थी। आहार, इसको विषय भी कहा गया है और इसका जो अधिकारी होता था उसको विषयपति कहा जाता था। उसको विषयपति कहा जाता था। इसके नीचे स्थानीय होता था। यह 800 ग्रामों का समूह होता था। 800 ग्रामों का समूह मिलकर स्थानीय बनता था, जो कि राजनीतिक इकाई था। इससे नीचे 400 ग्रामों का समूह द्रोणमुख कहलाता था। 200 ग्रामों का समूह खारवटिक कहा जाता था। 100 ग्रामों का समूह संग्रहण कहा जाता था। और सबसे जो छोटी इकाई, राजनीतिक जो छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी। इसका जो अधिकारी होता था वो ग्रामणी या ग्रामिक कहा जाता था और यह चुना जाता था लोगों द्वारा। तो यह मौर्य प्रशासन था। अब उसके नगर प्रशासन की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, जैसे पाटलिपुत्र है, जैसे तक्षशिला है, जैसे उज्जैनी है। इस तरीके से बहुत सारे नगर हुआ करते थे। तो इन नगरों का प्रशासन है वो किस तरीके से चलता था, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य में नगर में बहुत सारी व्यवस्था करनी होती थी। बहुत व्यापार वाणिज्य का भी संचालन वहीं से होता था। बाहर से लोगों का आगमन, विदेशी यात्रियों का भी आगमन है वो नगरों में होता था। तो नगर प्रशासन किस तरीके से चलता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका से। मेगास्थनीज की इंडिका, यह मेगास्थनीज जो व्यक्ति था यह राजदूत था, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने अपने वर्णन में, जो उसकी पुस्तक है इंडिका, जिसके हमें दुर्भाग्य से कुछ अंश ही प्राप्त होते हैं, उस इंडिका में उसने नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि जो नगर प्रशासन है वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। उस नगर प्रशासन में 30 सदस्य होते थे और यह 30 सदस्य है वो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटे हुए थे। 5-5 सदस्यों की 6 समिति हुआ करती थी। 5-5 सदस्य की 6 समिति। अब इन समितियों का जो काम होता था वो यह होता था कि एक समिति है वो उद्योग और शिल्पों की देखरेख करती थी। दूसरी समिति है वो जो माल बिकता था, जो बिक्री होती थी, उसकी देखरेख करती थी। एक समिति है जो जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। एक समिति है वो जो विदेशी यात्री आते थे उनका देखरेख करती थी। इस तरीके से 6 समितियां हुआ करती थी मौर्य प्रशासन में, नगर प्रशासन में, मौर्यों के नगर प्रशासन में। आगे सैन्य प्रशासन, इसकी जानकारी भी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका में हमें बताया गया है कि जो सैन्य प्रशासन है वो भी 30
सदस्यों का एक मंडल करता था, जो कि 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटा हुआ था। अब ये 6 समितियां जो थी, उनका काम जो था वो यह था कि जो मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी, जैसे कि रथ सेना, हाथी सेना, घुड़ सेना और पैदल सेना, ये 4 सेना हो गई। इन चारों सेनाओं को चतुरंगिणी सेना कहा जाता है। तो एक एक समिति है, इन एक एक सेना की देखरेख है वो करती थी। इस तरीके से 4 हो गई। 5वीं जो समिति है वो नौसेना या जल सेना की देखरेख करती थी, और जो 6ठी समिति है वो इन सब सेनाओं के लिए जो भी जरूरत होती थी उसकी देखरेख करती थी। इस तरीके से सैन्य प्रशासन है वो मौर्य साम्राज्य का हुआ करता था। अब है न्याय व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य की जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी थी? तो न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च जो न्यायाधीश और न्यायालय माना जाता था वो सम्राट को माना जाता था। उनसे ऊपर कोई न्यायाधीश नहीं हुआ करता था, और जो अंतिम अपील है वो भी सम्राट को हुआ करती थी। उनसे नीचे, सम्राट से नीचे हैं वो जो मौर्य साम्राज्य में जो न्यायालय हैं वो 2 भागों में बांटे हुए थे। एक धर्मस्थीय, एक जो न्यायालय होता था वो धर्मस्थीय होता था, और दूसरा होता था वो कंटक शोधन कहा जाता था। दूसरा कंटक शोधन कहा जाता था। अब इनमें फर्क है वो क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। धर्मस्थीय जो न्यायालय होता था उसमें नागरिकों के विवाद है वो सुने जाते थे। एक नागरिक के दूसरे नागरिक से जो विवाद होते थे वो सुने जाते थे। इसमें चोरी, डाके, लूट जो मुकदमे होते थे या विवाद होते थे, जिनको साहस कहा जाता था। ये जो चोरी, डाके, लूट के जो मामले होते थे उसको अर्थशास्त्र की पुस्तक में साहस लिखा गया है। इनको साहस कहा जाता था। वो भी धर्मस्थीय न्यायालय में सुने जाते थे। और जो मानभंग है, कुवचन है, मारपीट है, वो सब मामले हैं वो दंड पारुष्य कहे जाते थे, या इनको वाक पारुष्य भी कहा जाता था। तो ये साहस और दंड पारुष्य, ये दोनों ही जो सुने जाते थे वो धर्मस्थीय न्यायालय में सुने जाते थे। धर्मस्थीय न्यायालय एक तरीके से यह दीवानी न्यायालय होता था। अब जो कंटक शोधन है वो फौजदारी न्यायालय माना जाता था। कंटक शोधन जो न्यायालय है उसमें नागरिक और राज्य के बीच में जो विवाद होते थे वो सुने जाते थे। आप ध्यान देना, धर्मस्थीय न्यायालय में नागरिकों के मध्य जो विवाद होते थे वो सुने जाते थे, जबकि कंटक शोधन न्यायालय में नागरिकों और राज्य के बीच में जो विवाद होते थे उनको सुना जाता था। कंटक शोधन न्यायालय में चाणक्य ने 3 प्रकार के अर्थदंडों का भी जिक्र किया है, जिनको पूर्व साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस कहा गया है। जिला स्तर पर जो न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे मौर्य प्रशासन में, उनको रज्जुक या राजुक कहा जाता था। उनको रज्जुक कहा जाता था। और नगरों का जो न्यायाधीश होता था उसको व्यावहारिक कहा जाता था। जैसा कि हमने तीर्थ में देखा है, उसको व्यावहारिक कहा जाता था। एक जो फौजदारी न्यायाधीश होता था उसको प्रदिष्टि भी कहा जाता था। यह जो रज्जुक है वो कर राजस्व संग्रहण का भी अधिकारी था और न्याय भी करता था। व्यावहारिक है वो नगर का न्यायाधीश हुआ करता था। प्रदिष्टि है वो फौजदारी न्यायाधीश है वो हुआ करता था। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में हमें और भी अधिकारी कर्मचारी मिलते हैं, जैसे कि प्रतिवेदक हैं। उसका जो काम था वो सीधे केंद्र को या सम्राट को सूचना
देनी होती थी। एक था धम्म महामात्र। इस पद का जो है निर्माण है वो सम्राट अशोक ने किया था, और इसका जो कार्य होता था वो जनता में नैतिक जो कर्तव्य हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और धर्म संबंधी उनकी उन्नति है वो करना। इस तरीके से बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो मौर्य साम्राज्य में हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है गुप्तचर विभाग। गुप्तचर जो अधिकारी होता था सबसे बड़ा, उसको महामात्राप सर्प कहा जाता था। उसको महामात्राप सर्प है वो कहा जाता था। यह जो है वो अध्यक्ष की श्रेणी में आता था। यह अध्यक्ष की श्रेणी में आता था महामात्राप सर्प, इसको कहा जाता था, जो कि गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। गुप्तचर जो होते थे वो पुरुष और स्त्रियां दोनों होते थे, और जो गुप्तचर दो भागों में बटे हुए थे। एक वे गुप्तचर थे जो एक ही जगह पर रहकर गुप्तचरी करते थे, और एक वे गुप्तचर थे जो घूम फिरकर गुप्तचरी करते थे। जो घूम फिरकर जो गुप्तचरी करते थे उनको संचार कहा जाता था। जो महिला जो गुप्तचरी का काम करती थी उनको परिव्राजक वगैरह कहा जाता था। आज हमने मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन, उसके अंतर्गत आने वाले तीर्थ अध्यक्ष उनको देखा, नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, उसके बारे में हमने आज पढ़ा। और इसके बाद आगे उसकी जो अर्थव्यवस्था है, धर्म, समाज, उसके बारे में इसके अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।